इनको बुके दे आए जा करके। ये कौन सा जातिवाद है? मंत्री होगा उनके साथ फोटो खिंचवा लें, हाथों से लड्डू खा लें, ये कौन सा जातिवाद है? जातिवाद करना है तो अपने ही समाज के कमजोर लोगों के घर में बस्ता पहुंचाओ, किताबें पहुंचाओ, फ्री में एडमिशन करवाओ, उन लोगों को स्कूल की राह दिखाओ, जिन लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए फीस की व्यवस्था करवाओ, ये जातिवाद है। उनके घर के बच्चों को एडवोकेट्स बनवाओ, पत्रकार बनवाओ, ये जातिवाद है। ये कौन सा जातिवाद है जो महज डीएम और मंत्रियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है? ये किस टाइप का जातिवाद है बताइए? कोई जाति महासभा हो जो कभी लेखपाल से पूछती हो कि भैया हमारे जिले में पोस्टिंग हो के आए हो, कोई तकलीफ हो तो बता देना। पूछने किससे जाएंगे? एसडीएम से। अरे एसडीएम को क्या जरूरत है यार तुम्हारे जातिवाद की? चार उसके आगे पीछे वैसे ही टहल रहे हैं, लेकिन बुके लेके जाओगे एसडीएम के लिए। तो मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि पहले खुद से सवाल करो, खुद अपने अपने जाति के सिस्टम से बाहर निकलो। वो लोग जो दावा करते हैं कि हम 25 साल से 30 साल से जाति बंधन से मुक्त हो चुके हैं, उन लोगों से पूछो कि उन्होंने अपनी जाति छोड़ करके खटीक और वाल्मीकि में कितनी शादियां की हैं? कभी की हैं? भाई हम तो मूर्ख हैं, हम तो ओबीसी वाले तो मूर्ख होते हैं, कावड़ होते हैं, धर्म के अंधे होते हैं, बीजेपी के गुलाम होते हैं। जब मैं इस तरह की बात कभी फेसबुक पे लिख देता हूं तो कहते हैं जाओ अपनी अनुप्रिया पटेल से पूछो। अनुप्रिया पटेल का ठेका लिए भाई, नाम में पटेल लगा है। साला हमको और लक्ष्मण यादव को पूरे जीवन भर ये साबित करना पड़ेगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि जन्म नहीं लिया है। हमको पग पग में साबित करना पड़ेगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं। और दूसरी तरफ जिन्होंने जन्म ले लिया उन्होंने कहा हम 30 साल से अम्बेडकरवादी हैं। खटीक में शादी की है, वाल्मीकि में शादी की हो अपने घर में किसी की, भंगी में मेहतर में शादी की हो अपने घर में किसी की, एक उदाहरण है एक। फिर किस बात के अम्बेडकरवादी हो? क्योंकि जन्म लिए हो। तो तुम्हारे जन्म लेने में और उस ब्राह्मण के जन्म लेने में जो कहता है कि मैं जन्म से श्रेष्ठ हूं, मैं जन्म से पुजारी हो गया हूं, क्या फर्क है दोनों? क्या फर्क है दोनों? इसलिए मेरा अनुरोध है कि हम चूंकि अर्जक संघ के लोग हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम लोग जितने भी देश में तमाम सारे, देखिए एक और अनुरोध कर लेता हूं। एक बड़ी समस्या होती है हम लोगों में, ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। ओबीसी एससी का ईगो तो इतना थोक में होता है कि साला छत ना टूट जाए, इतना ईगो टकराता है। इसी मंच से जिन लोगों ने कार्यक्रम में 2-3% भी सहयोग किया होगा और इस मंच से अगर उनका नाम नहीं लिया जाएगा तो कार्यक्रम बेकार। कार्यक्रम में कुछ था ही नहीं, कोई लोग आ गए, आधी कुर्सियां खाली पड़ी नहीं, पीछे से कुछ हुआ ही नहीं कार्यक्रम में, और उसी व्यक्ति को मंच पे बुलवा दो। अरे शानदार कार्यक्रम, इससे बढ़िया कार्यक्रम तो आज तक फैजाबाद में कभी हुआ ही नहीं। इन छोटी छोटी बातों से उबर जाओ, इसलिए क्योंकि सामने जो है ना उसका इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा, और तुम्हारे लोगों का इतना सा दिल है, इतना सा। जब तक किसी को स्पेस नहीं दोगे, जब तक 10 लोगों के कार्यक्रम में 6 जातियों को शामिल नहीं करोगे, जब तक वैचारिक रिश्तेदारी नहीं बढ़ाओगे। वैचारिक रिश्तेदारी का मतलब समझ रहे हैं? वाल्मीकि भी मेरा रिश्तेदार हो सकता है, खटीक भी हो सकता है, पासी भी हो सकता है, ये वैचारिक रिश्तेदारी है। और जन्मजात रिश्तेदारी वो होती है जो आपको जन्म से मिली है, भले ही वो आपके विचारों का हो ना हो। तो इस वैचारिक रिश्तेदारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी ही बनती है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों पर अनुरोध करना चाहता हूं, बिना बीजेपी और आरएसएस को गाली दे दिए हुए, कि हम लोग अगर अपने अपने ईगो को छोड़ दें और ये बात छोड़ दें कि फलाने बैनर में किसके संगठन का नाम डला है। एक अनुरोध करता हूं आपसे, कोई ऐसा गांव या कोई ऐसा आस पड़ोस नहीं होगा जिसके अगल बगल में आप लोगों का विरोध ना चलता हो। कन्फर्म होगा किसी ना किसी से, होगा ही होगा। और ये भी तय है कि वो ओबीसी एससी का होगा, आपकी जाति का भी होगा। तो अब ये समस्या, नीरज भाई आप ज्ञान तो बहुत देते हैं, आप बताओ हमारे गांव में कुर्मी मौर्या से लड़ रहे, क्या कर लोगे आप? अब समझाओ अपने कुर्मियों को आके, हम ठेका लिए भाई, पटेल लगा है। हमारे गांव में कुर्मियों ने जाटो लोगों को मार दिया, अब क्या करोगे आप? इसके लिए एक अनुरोध कर लेता हूं कि ठेकेदारी तो किसी के पास नहीं है, ठेकेदारी तो आपको जिनने दे रखी है वो आपके वोटों से मंत्री बने बैठे हैं, पति पत्नी दोनों, और तमाम गुलाम देव टाइप के लोगों को बार बार कई सारे पद दिए जा रहे हैं। 12 साल के लड़कों के चरण भी धो रहे हैं, कुछ लोगों को स्टूल पे बैठा दिया जा रहा है, कुछ लोगों का घर गंगा जल से धुलवाया जा रहा है। ठेकेदारी तो उनको दे रखी है,
हम लोगों को क्या दिया है? आज तक यहाँ बैठे हुए लोगों में से बता दो कभी किसी से वोट या नोट मांगा हो? किसी ने दिया है वोट या नोट? तो ठेकेदारी हमारी कैसे हो गई? क्योंकि हम बोलते हैं। तो चलो ठीक है, हमने अपनी ठेकेदारी स्वीकार की। उसके लिए एक अनुरोध है कि गांव, मोहल्ले, पड़ोस और ऑफिस के अंदर सबके आपस में क्लेश होते हैं, सबके। उन झगड़ों को नहीं सुलझाया जा सकता। कोशिश करिए कि मनमुटाव कम हो, मगर जब वही व्यक्ति, ये बीजेपी आरएसएस से सीखा है मैंने, जब वही व्यक्ति आरक्षण के लिए, जातिवार जनगणना के लिए, निजीकरण के खिलाफ में, लेटरल एंट्री के विरोध में जब खड़ा हो तो चुपचाप उसके कार्यक्रम में जाके सपोर्ट कर दो। ये सीखा है मैंने। आपसी झगड़े कितने भी कर लो, जिन लोगों को आप गाली देते हो उनके आपस में कितने भी क्लेश हो, लेकिन जब उनको ये पता होता है कि मोहल्ले में हमें पिछड़े या दलित समाज के किसी व्यक्ति को दबाना है तो एक हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि उनमें आपस में झगड़े नहीं है, उनमें भी हजारों संगठन हैं, मगर जब आपको नुकसान पहुंचाना होता है, अपने सवर्ण आरक्षण को लागू करवाना होता है, तब सब एक हो जाते हैं। वैसे ही आप खूब लड़ लो, पट्टीदारी का झगड़ा कर लो, 2 इंच 1 इंच की जमीन के लिए भी लड़ लो, लेकिन जब मुद्दों की बात हो तब एक हो जाओ, चुपके से समर्थन कर दो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अपने कानों से सुन लो कि फलाना व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, आपके लिए उल्टा सीधा बक रहा है। मैं अपने से बता रहा हूँ, कई लोगों को मैं सुन चुका हूँ कि यार नीरज भाई बहुत अकड़ में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं, फिर भी अगर वो व्यक्ति जातिवार जनगणना पर कार्यक्रम करेगा तो अपना पैसा लगा के जाऊंगा उसके कार्यक्रम में। हमें बीजेपी आरएसएस से कुछ मत सीखो, बड़ा दिल करना सीख लो। कितना भी तुम कह लो कि राष्ट्रपति मुखौटा है, भाई इतना तो कंफर्म है कि जब बीजेपी आरएसएस आपके किसी व्यक्ति को चुनती है तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशन फिक्स है। जैसे उसको मूक बधिर होना चाहिए, अपने समाजों की समस्याओं पर मुंह खोलने वाला ना होना चाहिए, अपने भाषणों में बीच बीच में राम को ले आने वाला, महाभारत के पात्रों को ले आने वाला होना चाहिए, अपने भाषणों में बीच बीच में पौराणिक काल्पनिक चीजों का वर्णन करना चाहिए, दकियानुसी होना चाहिए, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक सोच रखने वाला होना चाहिए, पाखंड पोंगापंथ को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। समाज में भाई ये बात हो सकता है कि असंवैधानिक हो, लेकिन फिर भी कहूंगा और ठोक के कहूंगा क्योंकि मेरी रिसर्च है। पूर्व राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले, जब रिसर्च करिएगा, एक भी बात बिना रिसर्च के नहीं बोलता हूं। पूर्व राष्ट्रपति महोदय जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तब कहीं ना कहीं माथा टेकने और अपनी बेइज्जती करवाने जरूर गए। रिसर्च कर लीजिएगा इस बात। जब उनको राष्ट्रपति भवन से निकाला गया तब कहा गया कि अपने समाज को गुलाम बनाने के लिए माथा टेकने जाओ। मौजूदा राष्ट्रपति महोदय को हमें गर्व है कि हमारे समाज की कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, हमें भी गर्व है, लेकिन हमें शर्म है कि उस महिला के राष्ट्रपति बनने के बाद इन अनपढ़ जाहिल ब्राह्मणों की ये हिम्मत हो गई कि उसको शुद्धिकरण करे। मुझे शर्म है इस बात पे। जितना गर्व है उससे ज्यादा कहीं शर्म है कि उस महिला की डिग्निटी, उस महिला की काबिलियत ये है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने के बाद वो नंदी के कान में मनोकामना मांगने जाए। मुझे शर्म है, मुझे शर्म है इस बात पर कि वो झाड़ू लगाने जाए राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के बाद। क्योंकि अंतर समझिए, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, उसका जवाब दे देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी तो हमारे समाज के नेता हैं, उनका समाज विरोध क्यों नहीं करता है, राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया, उनका समाज विरोध क्यों नहीं करता है, प्रधानमंत्री ओबीसी बना दिया, उनका समाज विरोध क्यों नहीं करता है, कैबिनेट मंत्री इतने बना दिए। इसलिए विरोध नहीं करता है कि जब उनके समाज का व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो सतीश चंद्र मिश्रा बन जाता है, इसलिए नहीं करता है और पूरी पार्टी कैप्चर कर लेता है। जब उनके समाज का व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो उदयवीर सिंह बनकर के अखिलेश यादव से पूरे टिकट वितरण करवाता है और पार्टी का बंटाधार कर देता है। जब उनका व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो हाथों में फरसा पकड़वा देता है और त्रिशूल पकड़वा देता है। लेकिन आपके व्यक्ति की हिम्मत है कि जाकर के उनके हाथ में संविधान की प्रस्तावना एक कार्यक्रम में करवा दे। एक में हिम्मत हमें मान लूंगा कि पिछले और दलित वर्ग का व्यक्ति है। जब उनका व्यक्ति आपकी तरफ आता है तो अपनी विचारधारा को लात मार करके आता है, और जब आपका व्यक्ति वहां जाता है तो उनकी विचारधारा के चरणों में सर रख करके उस तरफ जाता है। ये अंतर है।
इस अंतर को समझिए। अभी बहुत सारे लोगों को सुनना है, ज्ञान गंगा तो ऐसे चलती रहेगी। अनुरोध सिर्फ इतना है कि जितना वक्त मनुवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, बीजेपी, आरएसएस, योगी, मोदी को गाली देने में लगाते हो, उतना वक्त अपने भाइयों को जगाने में लगा दो। जितना वक्त इस बात में लगाते हो कुर्मी, मौर्य, लोधी, भाजपाई हो गए नीरज भैया, इनको समझाओ, इनको समझाओ। कुर्मी, मौर्य, लोधी, निषाद भाजपाई होते तो ये कार्यक्रम कौन करवा रहा होता? भाजपाई नहीं है, तुमने बड़ा दिल नहीं दिखाया, तुमने अपने भाई को नीचे से उठा करके गले नहीं लगाया, इसलिए वो उनके बहकावे में चले गए। जिनको तुम मुखौटा कहते हो, तुम्हारी भी तो सरकारें थी, तुम स्टूल वाला एक डिप्टी सीएम ही बना देते। आज जिसको तुम डिप्टी सीएम कह रहे हो कि स्टूल मंत्री है, तुमने स्टूल मंत्री भी तो तैयार नहीं किया। जिस द्रौपदी मुर्मू को आज हम आप बैठ करके यहाँ कह रहे हैं कि मुखौटा है, तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, तुमने क्यों नहीं बना दिया? क्यों नहीं बना दिया? बिहार में जब मौका मिला लालू यादव जी को, क्यों नहीं बना दिया? ये बातें कह दो तो समाजद्रोही हूं, लेकिन मैं समाज को तैयार करने आया हूं, आपके मन की बातें, लोभावनी बातें करने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि अंदर से, भीतर से हमारा सब समाज तैयार हो। अर्जक संघ के कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, सीबी पटेल जी वगैरह तमाम लोग बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आगे क्या बात करूंगा। पूछिए सीबी पटेल जी से, सार्वजनिक मंच पे ये बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन कह रहा हूं। सीबी पटेल जी ने ये बात इसलिए प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं वैसा ही जीवन जीता हूं। सीबी पटेल जी ने मुझे अर्जक संघ के कार्यक्रम में आयोजित किया, मैं कार्यक्रम में नहीं आया था, आया था लखनऊ के कार्यक्रम में आया था मैं, क्यों नहीं आया था बता दीजिए? मैं बता देता हूं, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन कुर्मी छत्री भवन में था और मैंने इनसे कहा कि मैं छत्री कुर्मी हूं ही नहीं, मैं शूद्र हूं। पूछिए, सामने बैठे हैं। सीबी पटेल जी ने प्रतापगढ़ में कार्यक्रम रखा, लक्ष्मण भैया और मुझे बुलाया। उस कार्यक्रम में तादाद से ज्यादा कुर्मी थे। मैंने पूछिए टोका था कि नहीं टोका था? मैंने कहा नहीं आऊंगा कार्यक्रम में, इसमें कुर्मी ज्यादा है। यह भावना पैदा करनी पड़ेगी। केवल दूसरे के जातिवाद पर सवाल उठाने से काम नहीं बनेगा। छत्रित्व पता क्या होता है? जो अपने ऊपर, 2 मिनट बोल दूं, जो अपने ऊपर छत्रित्व लादे रहते हैं, कुर्मी छत्री, अहीर छत्री, मौर्य छत्री और निषाद भी जल पछाड़ छत्री, जल पछाड़ छत्री है भाई। और प्रजापति तो ब्राह्मण है और नाई ब्राह्मण है, शर्मा लिखते हैं। तो इन छत्रित्व धारण किए हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर वर्ण व्यवस्था में ट्रांसफर लेने का सिस्टम है कि ट्रांसफर हम ले लेते हैं, मतलब कुर्मी से हम छत्री में चले जाएंगे, तो जब ट्रांसफर ले ही रहे हो तो डायरेक्ट छत्री क्यों नहीं बन जाते? दोयम दर्जे वाला क्यों अपना रहे हो? डायरेक्ट ब्राह्मण बन जाओ भाई, कुर्मी, ब्राह्मण और ये सब लिखना शुरू कर दो। जब ट्रांसफर मिल ही रहा है तो डायरेक्ट ऊपर वाला ले लो। अब जो मैं कई मंचों पर कह चुका हूं, छत्रित्व पता क्या होता है? ये बात सही है कि यहां पर बैठी हुई कोई कौम ऐसी नहीं होगी जिस कौम के पूर्वज राजे महाराजा न रहे हो, कोई कौम ऐसी नहीं होगी। हर पूर्वज के कौम राजे महाराजे थे, लेकिन ट्रांसफर लेने की जरूरत क्या है? छत्रित्व का मतलब यह होता है कि किसी भी जाति का व्यक्ति अगर कुर्सी पर बैठा है, उसका छत्रित्व पता क्या है? कुर्मी का छत्रित्व यह है कि अगर उसके सामने कोई सामंतवादी किसी प्रजापति को गाली दे रहा है तो कुर्मी सामने आकर के कहे, खबरदार जो प्रजापति को गाली दे दी, यह छत्रित्व है। अहीरों का छत्रित्व यह है कि तुम्हारे सामने अगर कोई विश्वकर्मा को मार रहा है, तुम सामने आ जाओ, तो यह छत्रित्व है। यह झूठा छत्री लगा लेने से, छतरी टांग लेने से समाज का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है। तुम ये साबित कर रहे हो समय समय पर कि तुम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हो, तुम्हें अपने समाज पर गर्व ही नहीं है। जाति गर्व का विषय नहीं है, शर्म का विषय है। मगर ये समाज, हमारा पूरा बहुजन समाज, पूरा तार्किक समाज गर्व का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। महेंद्र भाई और लक्ष्मण जी अभी विस्तार से आपको तमाम सारी चीजें समझाएंगे। अंतिम बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि किसी के कद को बढ़ाना, किसी के कद को घटाना मुझे आता नहीं हूं मोहतरम को मोहतरम कहना। चलो मिलजुल कर इस 85 वर्ग पर जान देते हैं, बहुत आसान ही टेंट हाउसों में बैठकर वंदे मातरम कहना।
जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।